तो आइए आज जरा बात करते हैं हाल ही में हुए 51वें G7 शिखर सम्मेलन की। ये कनाडा के कैनानास्किस में हुआ 16-17 जून को। हमारे पास कुछ नोट्स और आर्टिकल्स हैं इस पर। जी हाँ, कैनानास्किस अल्बर्टा में। और हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से देखें कि भाई क्या खास निकला इस बार, क्या फैसले हुए, कहाँ थोड़ी अनबन दिखी और इसका मतलब क्या है दुनिया के लिए। सही। कनाडा की ये 7वीं मेजबानी थी और G7 की 50वीं सालगिरह भी। एक मजेदार बात ये भी है कि रॉकी पर्वत के बिल्कुल अंदरूनी इलाके में हुआ ये, तो भालुओं से बचने के लिए बाड़ वगैरह लगानी पड़ी थी। हाँ, वो लोकेशन की वजह से सिक्योरिटी के इंतजाम तो काफी थे, पर शायद अंदर कमरे में भी माहौल कुछ वैसा ही तनाव वाला रहा। अच्छा। हाँ, मतलब दुनिया के नेताओं ने कई गंभीर मुद्दों पर बात तो की, लेकिन हर बात पर एक राय बनाना आसान नहीं था। तो चलिए पहले वो देखते हैं जहां सब सहमत दिखे। किन चीजों पर समझौते हुए? देखिए, 6 मेन एरियाज थे जिन पर जॉइंट स्टेटमेंट आए। एक तो महत्वपूर्ण खनिज, मतलब क्रिटिकल मिनरल्स। हाँ, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पर बात हुई, जंगल की आग, वाइल्ड फायर्स, अच्छा। क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी। और 2 और मुद्दे थे, प्रवासियों की तस्करी, माइग्रेंट स्मगलिंग, और सीमा पार दमन, जिसे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन मतलब जब कोई देश अपनी सरहदों के बाहर जाकर अपने आलोचकों या असंतुष्टों को टारगेट करता है। अच्छा, समझ गई। तो ये 6 मुद्दे, ये क्या दिखाता है G7 के बारे में? ये दिखाता है कि फोकस अब बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और जो नई तरह की सुरक्षा चुनौतियां हैं, वो अब एजेंडा पर हावी हो रही हैं, पारंपरिक डिप्लोमेसी के साथ साथ। और हाँ, कनाडा ने मेजबान होने के नाते एक अलग प्रेसिडेंशियल समरी भी जारी की थी। तो ये तो हुई वो बातें जहां सहमति थी, पर ऐसा तो नहीं कि सब कुछ एकदम आराम से हो गया और कुछ मतभेद भी रहे होंगे। इजराइल ईरान वाला मामला सुना है काफी छाया रहा। बिल्कुल। वो मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बीच में ही जाना पड़ा। ओह, वो जल्दी चले गए। जी हाँ। अब उनके जाने के बाद भी G7 ने एक बयान तो निकाला इजराइल के समर्थन में, मतलब उसके आत्मरक्षा के अधिकार के समर्थन में, और कहा कि तनाव कम होना चाहिए। लेकिन ट्रंप का न होना? हाँ, उनके न होने से माहौल पर तो असर पड़ा ही, और ये भी साफ दिखा कि ग्रुप के अंदर इस मुद्दे पर एक मत होना कितना मुश्किल है। ये दरार का एक बड़ा संकेत था। और यूक्रेन का मुद्दा, वो तो जरूर उठा होगा। कनाडा ने कुछ मदद का ऐलान भी किया शायद। हाँ, कनाडा ने मेजबान के तौर पर यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की अलग से मिलिट्री मदद का वादा किया। ये तो बड़ी रकम है। जी, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां थे, पर वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिल नहीं पाए। अच्छा, क्यों? मीटिंग नहीं हो पाई? और उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका के विरोध की वजह से यूक्रेन पर कोई जॉइंट डिक्लेरेशन, मतलब साझा घोषणा पत्र जारी ही नहीं हो सका। तो मतलब यूक्रेन जैसे इतने बड़े मुद्दे पे भी G7 एक साथ नहीं आ पाया? नहीं, कम से कम एक साझा बयान पर सहमति नहीं बन पाई। ये दिखाता है कि अंदरूनी मतभेद कितने गहरे हो गए हैं, खासकर जब अमेरिका का रुख अलग हो। और ट्रेड के फ्रंट पर? व्यापार खोलने का कुछ हुआ? अमेरिका ब्रिटेन के बीच कुछ बात चल रही थी। हाँ। एक डेवलपमेंट वो जरूर थी। राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की स्टारमर, उन्होंने एक द्विपक्षीय, मतलब बायलैटरल US-UK ट्रेड डील की घोषणा की। अच्छा, तो इससे कुछ टैरिफ कम होंगे? जी, कुछ शुल्कों में कमी की बात है, लेकिन देखिए, एक तरफ ये बायलैटरल डील हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो बाकी G7 पार्टनर्स पे टैरिफ लगा रखे हैं। हाँ। और फिर यूक्रेन ईरान जैसे मुद्दों पर एक कॉमन स्टैंड ना ले पाना, ये सब मिलकर G7 के अंदर जो दरारें हैं उन्हें और चौड़ाई करता है। वो बिखराव साफ दिख रहा है। तो फिर कुल मिला के सम्मेलन का निचोड़ क्या निकला? क्या कहें इसके बारे में? देखिए, निचोड़ ये है कि एजेंडा बहुत फैला हुआ था। तकनीक, पर्यावरण, माइग्रेशन, सिक्योरिटी, ट्रेड, कई जरूरी मुद्दे थे। हाँ। और कुछ पर सहमति बनी भी, जैसे वो 6 जॉइंट स्टेटमेंट दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही बात आई बड़े जियोपॉलिटिकल संकटों की, मिडिल ईस्ट हो या यूक्रेन, वहां ग्रुप की एकता की परीक्षा हुई और वो उसमें खरी नहीं उतरी। और ट्रंप का जल्दी जाना इसका सबसे बड़ा सिंबल बन गया एक तरह से। बिल्कुल। तो नतीजा ये रहा कि कुछ खास मुद्दों पर तो समझौते हो गए, कुछ देशों ने अपने अपने लेवल पर कुछ कदम उठाए, लेकिन G7 के अंदर की जो राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक लाइनें हैं वो पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगी। कि वाकई एक बड़ा सवाल छोड़ गया है सम्मेलन कि क्या G7 भविष्य में इन अंदरूनी मतभेदों से ऊपर उठकर दुनिया की चुनौतियों का मिलकर सामना कर पाएगा? बिल्कुल।
ये सोचने वाली बात है कि ये दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें G7 जैसे ग्रुप्स कितने प्रासंगिक रहेंगे, कितने असरदार रहेंगे। क्या वो सच में मिलकर कोई बड़ा फैसला लेने की ताकत रखते हैं, या वो बस बातें करने का एक मंच बनकर रह जाएंगे?